जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी जनरेटर का। क्या होता है एसी जनरेटर? तो जैसा कि हम लोग जो जानते हैं एसी जनरेटर कि हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में या आसपास कभी छोटी कंपनियों में या किसी भी ऐसी जगह पर आपने कभी न कभी इस चीज़ को देखा होगा जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो पाती है। जिस टाइम पर जब कभी ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम लोग जनरेटर चला देते हैं। सिंपली वही जनरेटर है, लेकिन जहाँ पर बड़े पैमाने पर लगता है फिर हम उसको डायनेमो लगाते हैं, या हम कंपनी के लिए या किसी से विशेष परिस्थिति के लिए तो हम लोग वही पढ़ने चल रहे हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बहुत सिंपल डायग्राम हमने बना रखा है। जो कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 डायमेंशनल जो डायग्राम होता है हम आगे उसको दिखाएंगे, जो बुक में बना हुआ होता है। हम सिंपल यहाँ डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें एसी जनरेटर का, तो एसी जनरेटर एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पर मेन से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो पाता है। वहाँ पर हम इस तरीके की एसी जनरेटर को लगाते हैं और हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेट व्यवस्था कर लेते हैं। अब है क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसका फंक्शन क्या है जनरेटर का? तो जनरेटर का फंक्शन है कि एसी जनरेटर इज़ द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो एसी जनरेटर है ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और किस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इन्वेस्ट करके, और क्या करती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर बनेगा। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटे? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ गए होंगे आप, आई हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एसी जनरेटर ही करता है उसका। तो इस जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? हम जब कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, बड़ा डिमांडिंग कह सकते हैं कि ये टॉपिक है आपका एग्ज़ाम में, या तो डीसी मोटर या जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर, इन तीन में से एक तो आना ही आना है, और फुल मार्क में 4 नंबर में आने वाला है। सेक्शन बी का ये क्वेश्चन होता है। तो जब कभी भी आता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप के लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का सिंपल डायग्राम आप बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद फंक्शन लिखोगे। फंक्शन में क्या करता है ये कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। फिर इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल होगा कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आपके पास टाइम है, मान लो एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं और टाइम है, तब तो आप ये लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत मतलब कि शॉर्टेज है टाइम का, तो फिर आप यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख कर और आगे बढ़ जाना। और अगर टाइम है तो ये लिख देना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको जानना, अगर आप जानते हैं तो अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से इसके बारे में डीपली नॉलेज है आपको। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो रोटेशन के कारण द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, तो कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर वो चेंज होता है तो एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसके एवज में एक करंट फ्लो होता है जिसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ये लाइन। क्या ये लाइन ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कभी भी हम रोटेट कराते हैं किसी कॉइल को तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल हमेशा चेंज होता है, और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या करता है? उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो एक हेडिंग और आप बढ़ा लीजिए, टाइम नहीं है तो मत बढ़ाना। टाइम है तो एक हेडिंग और लिखना है इसमें। क्या है वो हेडिंग? कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेन पार्ट। अगर टाइम है तो बढ़ाना, अदरवाइज इसको मत लिखना। कंस्ट्रक्शन एंड इट्स मेन पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट मेन पार्ट आप बता देना, क्या है मेन पार्ट? कि अ हॉर्स शू
हॉर्स शू मैग्नेट लिख लेना बस, हॉर्स शू मैग्नेट। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आप लिख लेना आर्मेचर कॉयल, ABCD। और तीसरा जो मेन पार्ट है इसका वो है स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग S1 एंड S2 दो स्लिप रिंग लगे हुए होते हैं। और फोर्थ मेन पार्ट इसका क्या है, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। तो कार्बन ब्रश आपको यूज करना है, और दो कार्बन ब्रशेस होते हैं B1 एंड B2, ठीक है। ये तो अगर आपके पास टॉपिक वो टाइम है तो ये वाली हेडिंग बढ़ाना, अदरवाइज मत बढ़ाना, ठीक है। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो फिर इस हेडिंग को आप मेन हेडिंग बना कर लिखना। और हॉर्स शू मैग्नेट जो है इसके बारे में लिख लेना कि हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज़ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विथ द पोल N एंड S। आप ऐसे लिख देना कि इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जिसके पास पोल है नॉर्थ एंड साउथ। फिर दूसरी हेडिंग बनाना मेन हेडिंग, जिसमें आर्मेचर कॉयल ABCD में लिखना कि दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच द कॉयल ABCD। यहाँ पर देखो ये है, यही है हमारा, यही है कि कॉयल है, कॉयल ABCD हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर वाइंड। इसी आर्मेचर के ऊपर ही क्या होता है, इंसुलेटेड होता है कॉपर वायर, और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर इसी के ऊपर क्या होता है, वाइंड होता है। आप ये सब लिख सकते हैं। और जो इस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होता है, बहुत रैपिडली या कह सकते हैं कि हाई स्पीड से रोटेशनल मोशन करता है या रोटेट होता रहता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये रोटेट होता रहता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। तीसरी हेडिंग आप बना सकते हो स्लिप रिंग का कि देयर आर टू कोएक्सियल मेटालिक, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देयर आर कोएक्सियल ये मेटालिक रिंग S1, ये S1 है और ये S2 है, S1 एंड S2। मैं मिटा के दिखा दे रहा हूँ, मिट गया होगा तो ये दिख गया होगा S1 और S2। तो रिंग्स S1 एंड S2 विच रोटेट अलॉन्ग विद द कॉयल, जो कॉयल के साथ क्या होते हैं, रोटेट होते हैं, क्योंकि ये वायर इससे कनेक्टेड होता है, ये वायर इससे कनेक्टेड होता है। तो ये वायर क्या किससे कनेक्टेड है, ये वायर इस आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। तो आर्मेचर रोटेट करेगा इस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो फिर हमारा ये आर्मेचर रोटेट करेगा, जिससे स्लिप रिंग कनेक्टेड है तो स्लिप रिंग भी कनेक्टेड रहेगा, तो स्लिप रिंग भी घूमेगा। तो ड्यूरिंग द रोटेशन ईच रिंग स्लिप अगेंस्ट द ब्रश व्हिच इज द स्टेशनरी। और ये रिंग जो है ना, ये रिंग जो है ये कार्बन ब्रश B1 और B2 से कनेक्टेड है, लेकिन B1 और B2 जो कार्बन ब्रश है ये स्टेशनरी हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स हैं। इसी के ऊपर S1 और S2 क्या होगा, रोटेट करेगा, S1 और S2 क्या होगा, रोटेट करेगा। दिस इज़ द पिक्टोरियल डायाग्राम ऑफ द AC जनरेटर, जो बुक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना कर देती है, और हमने जो आपको बना कर दिखाया है बहुत सिंपल जनरेटर का ये डायग्राम है। तो आपकी जो मर्जी वो बना लो, मैंने दोनों डायग्राम बना दिया है, आपको जो पसंद हो वो बना सकते हो। तो ये जो B1 और B2 है, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे। फोर्थ हेडिंग जो कार्बन ब्रश B1 एंड B2 है, तो कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 क्या होगा, देयर आर टू ब्रशेस B1 एंड B2, ये यहाँ पर दिख रहा होगा। दैट इज द स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द स्लिप रिंग, स्लिप रिंग से रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है, ये क्या है, स्टेशनरी है, ठीक है। और इस स्लिप रिंग का अदर इंड एक कनेक्टिंग वायर से लोड से यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसका भी एक अदर रिंग, इसका कार्बन ब्रश का एक दूसरा क्या नाम इंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, लोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लोड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो चाहो तो आप कार्बन ब्रश B1 और B2 का अलग से, और ये स्लिप रिंग का आर्मेचर का हॉर्स शू का अलग से आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम रहेगा तो करना, टाइम नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर वर्किंग, जो आपका अगर मैं सीरियल से चलूँ तो फर्स्ट हेडिंग ये लिख लेना फंक्शन, दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा, तीसरा हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फोर्थ हमारा वर्किंग हो जाएगा। फोर्थ हेडिंग क्या हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी। तो वर्किंग में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप लिखना, स्टेप बाय स्टेप चलना। वर्किंग में आप फर्स्ट स्टेप लिखना। फर्स्ट स्टेप में क्या लिख लेना कि अपने पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म है।
कैसे पहचानेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हम ऐसा देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से जो डिस्टेंस होता है अगर वो सेम होता है और स्ट्रेट लाइन में ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बने हुए होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लिया, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बिल्कुल उस जो हमने ये आर्मेचर रखा है इसका प्लेन, आर्मेचर का प्लेन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसा हो रहा है, प्लेन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बना रहा है। लेकिन प्लेन जो है ना, ये प्लेन नहीं, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बना रहा है। एरिया वेक्टर इस प्लेन का एरिया वेक्टर, इस प्लेन का एरिया वेक्टर, या कह सकते हैं कि सरफेस जो वेक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल पर है, लेकिन प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से बना कर दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉपर पता रहे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अगर मैं प्लेन बनाता हूँ, ऐसे प्लेन बनाता हूँ, तो प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री पर है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे ही होगा एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू जीरो एंगल पर है। एरिया वेक्टर बी से कैसा है, जी थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पर है। लेकिन प्लेन ऑफ द आर्मेचर कैसा है, वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड से कैसा है, 90 डिग्री पर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू क्या है, एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पर है। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट प्लेन ऑफ द कॉयल कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, प्लेन 90 डिग्री पर है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ये बातें, जो कि यहाँ पर मैंने बना कर दिखाया है कि दिस इज द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये कैसा पोल है, ये साउथ पोल है। और ये आर्मेचर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड से ये जो हमारा प्लेन है ये प्लेन 90 डिग्री पर है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा है, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है। तो ये क्या हो गया कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम एंगल सेम डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है, तो थीटा विल बिकम से 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री है तो फर्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं कि वर्टिकल, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं कि प्लेन ऑफ द कॉइल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल का जो प्लेन है वो कैसा है, नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है, मान लो अगर ये नॉर्मल है, एरिया वेक्टर नॉर्मल है, प्लेन नॉर्मल है, आर्मेचर का प्लेन नॉर्मल है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर 0 डिग्री बन रहा है तो हम जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। और थीटा जहाँ पर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन भी होता है और इनटू स्मॉल टी होता है, जहाँ पर एन फ्रीक्वेंसी होता है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, और ये केवल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी होता है, हालांकि जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ हम लोग रखेंगे, ज़रूरत नहीं लगेगा तो नहीं रखेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी होता है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की जगह पर अगर हम थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम देख रहे हैं कि व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉयल इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फाई मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू जो होगी 1 होगी, तो फाई इज इक्वल टू बी ए मिलेगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है। अगर हम देखें कि फैराडे की सेकंड लॉ को, जिसमें फैराडे ने ये बताया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि आपको ऑलरेडी ये वीडियो मिल गया होगा, देख भी लिए होंगे। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल की सेपरेट प्लेलिस्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्लास 10th का, उसमें हमने बता रखा है इसको कि इज इक्वल टू माइनस डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं यहाँ से डी अपॉन डी टी रखूँ और ये फाई रखूँ, तो फाई की वैल्यू तो बी ए कॉस थीटा है। तो हम अगर ये फाई की जगह पर बी ए कॉस थीटा रख देंगे
तो बी ए तो कांस्टेंट है, तो बी ए यहाँ आ गया। और कॉस थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा कॉस थीटा का क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एरिया ऑफ द आर्मेचर तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ आर्मेचर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो केवल बदल रहा है तो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल बदल रहा है। और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल का मतलब है कि एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा किस पॉइंट पे कितना बना रहा है, वो थीटा बदल रहा है। तो थीटा को हमने एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लिया। तो जब थीटा को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लिया तो यहाँ पर थीटा का ही डिफरेंशिएशन होने वाला है। अब बेटे आप लोग 10th स्टैंडर्ड पर हो, इसको बहुत ज़्यादा आप डीपली मत लीजिएगा कि ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है सर, ये सब क्या बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेकर चल रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सिर्फ वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ होता है कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स वो फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है, वो जो लिखा होता है उसको मैं मैथमेटिकली करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जीरो होता है। ठीक है, तो बी ए कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा की जो वैल्यू है थीटा विल बिकम्स जीरो है। तो अगर ये वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा इस जीरो को देखने से पहले कॉस थीटा का जब डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रखेंगे। तो कॉस देखो डी बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन फिर जब ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो साइन ओमेगा टी होगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब बी ए और ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी आप ऐसे लिख लो। अच्छा ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है और कॉस का माइनस साइन होता है तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इज इक्वल टू आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी की जगह पर थीटा रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा और साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन में पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। सो ईएमएफ कितना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आ गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के 0 आने से करंट भी क्या हो गया, 0 आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ के 0 आने से इंड्यूस्ड करंट भी 0 आ गया। यानी कि इन दिस वे स्टेप नंबर फर्स्ट में जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो और एरिया वेक्टर बिल्कुल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, इन दिस कंडीशन करंट इसमें फ्लो ही नहीं होगा, करंट इसमें आई की वैल्यू 0 होगी, आई फ्लो नहीं होने वाला है। और जब आई फ्लो नहीं होने वाला है तो ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ना ही इंड्यूस्ड करंट है। यानी कि फ्लक्स तो मैक्सिमम है लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है, वो मिनिमम है। ई की वैल्यू कैसे है, वो ई की वैल्यू मिनिमम है, तो ई मिनिमम है, लेकिन फाई कैसा है बेटा, फाई मैक्सिमम है। फाई देखो मैक्सिमम है, फाई मैक्सिमम है बट ये आई मिनिमम है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देख लो। स्टेप नंबर 2 में हमने कैसे रखा है, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड रखा है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि जब इस पर देखो, इस पर मैक्सिमम फ्लक्स है और ये किसी हैंडल से या किसी चीज़ से जब आप इसको रोटेट कराओगे तो ये आर्मेचर शुरुआत में जब रोटेट होगा तो क्या होगा कि 90 डिग्री से जब रोटेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो 90 डिग्री से रोटेट हो गया, ये 90 डिग्री से क्या हो गया, रोटेट हो गया। जब ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया तो अब 90 डिग्री से रोटेट होने पर क्या हो गया कि यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इस कंडीशन में जो हमारा पहले इस कंडीशन में था, हमारा जो प्लेन ऑफ द कॉइल था, अब प्लेन ऑफ द कॉइल इस कंडीशन में आ गया। और प्लेन ऑफ द कॉइल जब इस कंडीशन में आ गया तो एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर का हमारा कितना एंगल बन गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो अब अगर हम इस कंडीशन में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडीशन में फाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से जो फाई की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है बेटे वो 0 होती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाई 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड विल बिकम्स फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा।
और जब फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा तो हम चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें, जो कि फैराडे का सेकंड लॉ है। तो उसका फार्मूला होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, द लॉस ऑफ चेंज ऑफ, कह सकते हैं लॉस ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा। लॉस ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि फाई यहाँ पर कैसा था, फाई देखो यहाँ पर, फाई यहाँ पर मैक्सिमम था और मैक्सिमम से जीरो हुआ है, मैक्सिमम से क्या हुआ है, जीरो हुआ है, मिनिमम हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पर लॉस ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा हूँ। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपन डी टी इज इक्वल टू फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा रखेंगे, और थीटा की जगह पर देखो कैसे रखते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी, और यहाँ फाई रख देंगे, यहाँ पर फाई रख देंगे, और डी अपॉन डी टी माइनस, और फाई की जगह पर बी ए कॉस थीटा रखेंगे, और माइनस बी ए आगे आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, और कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी रखेंगे, और माइनस बी ए, और कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, और ओमेगा टी, और ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह पर थीटा रखेंगे, और थीटा की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटे वो 1 होती है। तो जब आप यहाँ पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा मिलेगा। क्या मिलेगा, बी ए ओमेगा मिलेगा। अब आप क्या देख रहे हो कि E की वैल्यू 0 नहीं मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है बी ए ओमेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने क्या देखा था, स्टेप नंबर फर्स्ट में E की वैल्यू 0 मिली थी। फाई को आपने क्या देखा कि फाई मैक्सिमम से होकर मिनिमम मिल गया, लेकिन E की वैल्यू क्या हो गई, 0 से मिलकर देखो मैक्स हो गया है। तो जहाँ फाई की वैल्यू 0 मैक्सिमम से 0 हुआ है, मैक्स से 0 हुआ है, वहीं E की वैल्यू 0 से क्या हुई है, मैक्स हुई है। ये बात याद रखना, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो बेटे, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आप याद रखना। अच्छा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम मिल गया, जबकि फ्लक्स हमारा 0 हो गया, डिक्रीज हुआ है, और 90 डिग्री हमारा कॉइल्स रोटेट भी हो चुका है। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। स्टेप नंबर 3 में हम देखें कि हमारा जो फ्लक्स वो आर्मेचर था वो 90 डिग्री से फर्दर अब कितना रोटेट होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इससे पहले कैसा था, इससे पहले कैसा था, सबसे पहले की बात करें ऐसे था, इस कंडीशन में था, इसके बाद के केस में इस कंडीशन से सेकंड इस कंडीशन में आया, और फिर से इसी कंडीशन में पहुंच रहा है, फिर से देखो इसी कंडीशन में पहुंच गया ये। लेकिन अब एरिया वेक्टर इधर ले रहे हैं, 180 डिग्री पर आ गया एरिया वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड से कैसा हो रहा है, वो अपोजिट हो रहा है, तभी तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 आ गया। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉस 180। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल, आप देखें तो इंक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को शुरू से देखो, ऑब्जर्व करो मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, सेकंड वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, मिनिमम हुआ, 0 हुआ, थर्ड वाले केस में फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, यहाँ माइनस बी ए यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। यानी कि फाई की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो स्टेप 1 में मैक्स हुआ, स्टेप 2 में 0 हुआ, स्टेप 3 में फिर से मैक्स हुआ, लेकिन इस मैक्स में पॉजिटिव, इस मैक्स में नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्मूला होता है फैराडे सेकंड लॉ से माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और बी ए साइन थीटा, और ओमेगा को साथ में लिख ले रहे हैं क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, और डिफरेंशिएशन करके हमने फाइनल रिजल्ट लिख दिया है। फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फिर से वही हम करने से अच्छा है कि डायरेक्ट लिख दें, हर बार वही स्टेप करेंगे, केवल थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिया हमने, ठीक है। थीटा साइन 180 की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री होगी,
तो ये 0 डिग्री मल्टीप्लाई करके पूरे टर्म को 0 कर देगा। ई की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई थर्ड केस में। अब यहाँ पर देखो, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ 0 थी, लेकिन यहाँ मैक्स हुआ, फिर यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0, जहाँ फाई मैक्स वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, जहाँ फाई 0 वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्स, जहाँ फाई नेगेटिव मैक्सिमम वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में। अब यहाँ पर 270 डिग्री तक हमारा कॉइल्स रोटेट कर चुका है, 270 एंगल तक हमारा कॉइल्स रोटेट कर चुका है। अब ये हमारा जो कॉइल्स है 270 डिग्री अगर रोटेट कर चुका है, तो इसके रोटेशन में देख लो, इसके रोटेशन में अब एरिया वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो जाएगा। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो जाएगा, और 90 डिग्री के होने पर मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री आ जाएगा। 270 डिग्री ये यहाँ पर नोट हो गया है, 270 डिग्री आ जाएगा। अब 270 होने पर फ्लक्स कितना चेंज होगा, तो माइनस बी ए, क्योंकि फार्मूला फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा बी ए कॉस 270, और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से फाई की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हम देख रहे हैं, तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, और बी ए साइन थीटा, फिर से वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ थीटा की वैल्यू 270 डिग्री रखेंगे, और साइन 270 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90, और 180 प्लस 90 की जो वैल्यू होगी साइन में वो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की फर्दर वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो कितना होता है, 1 होता है। फिर से हमारा ईएमएफ कितना मिल गया, नेगेटिव मिला लेकिन मैक्सिमम मिला है। ईएमएफ नेगेटिव तो मिला लेकिन मैक्सिमम मिल गया। अब आगे हम देखें तो फाई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है। फाई की वैल्यू सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में फाई की वैल्यू मैक्स मिली थी, फिर 0 मिला, फिर मैक्स मिला लेकिन नेगेटिव में, फिर 0 मिला। ठीक है, अब ई की वैल्यू हम देखें, यहाँ 0 मिली थी, यहाँ मैक्स मिला, और फिर यहाँ 0 मिला, यहाँ मैक्स तो मिला लेकिन नेगेटिव मिला। देखो यहाँ मैक्स तो मिला लेकिन स्टेप 4 में नेगेटिव मिला। अब यही वैल्यू हमने क्या किया, जनरेटर का अल्टरनेटिंग ग्राफ को या करंट को, जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको अल्टरनेटिंग क्यों कह रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस। तो हमारा देखो ये आर्मेचर कॉइल जब किस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के अंदर जब ये रोटेट कर रहा था, तो हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर बी सी और ए डी जब 0 डिग्री पर था तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ था। 90 डिग्री पर जब रोटेट हो गया था ए बी सी डी, और करंट ए बी आर्म में ए बी और सी डी आर्म में सी से डी की ओर है, तो 90 डिग्री रोटेट कर चुका था। जब हमारा आर्मेचर ए बी और सी डी 180 डिग्री रोटेट कर चुका था तो फिर से करंट 0 हो गई थी। यहाँ थीटा की वैल्यू भी हम लिख दें, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 थी, थीटा की वैल्यू यहाँ कैसी कितनी थी, 0 थी, 90 था, 180 और फिर 270, और फिर से स्टेप 5 अगर मैं लिखता तो फिर से यहाँ ये मैक्स मिलता, ये 0 मिलता, और यहाँ फिर से 360 हो जाता। ठीक है, 360 हो जाता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 270 पर फिर से हमको देखो 270 जहाँ पर है वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्स होगा और फ्लक्स 0 होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो फ्लक्स 0 और इंड्यूस्ड ईएमएफ 270 और ये मैक्सिमम। और जहाँ जहाँ याद रखना, अगर मैं करंट के करस्पॉन्डिंग लिखूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने साथ है कि इंड्यूस्ड करंट लेकर आता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर 0 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो उसके एनालॉगस करंट भी 0 होगा। ये अगर मैक्स है तो करंट भी मैक्स होगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा तो ये भी 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्स होगा तो करंट भी मैक्स होगा, और ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने साथ एक करंट लेकर आता है। तो 270 पर ये कंडीशन हो जाएगी। 360 पर देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ 360 पर क्या है, 360 पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के 0 होने से देखो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, ये देखो 0 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है और करंट भी 0 होगा। ठीक है, तो आर्मेचर का ये रोटेशन के एनालॉगस इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स, करंट और थीटा यहाँ पर है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और जो एसी जनरेटर ने जनरेट कर दिया है। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज ऑल्सो ग्राफ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और क्यों अल्टरनेटिंग बोलते हैं। ये पूरा रीजन 1 2 वाला आपको समझ में आ गया होगा बेटे।
आप देख रहे हैं अल्टरनेटिवली यहाँ पर करंट मैक्सिमम भी हो रहा है, अल्टरनेटिवली करंट मिनिमम भी हो रहा है, अल्टरनेटिवली ईएमएफ भी मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम हो रहा है। मतलब इस रोटेशन ऑफ कॉयल के एनालॉगस थीटा की वैल्यू पर वेरिएबल है ये सब, तो इसे हम साइनोसॉइडल कर्व भी बोलते हैं, साइनोसॉइडल कर्व भी बोलते हैं इसको, तो साइनोसॉइडल कर्व, और इसी वजह से इसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करंट का मैक्सिमम मिनिमम या पोटेंशियल का ईएमएफ का मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है बेटे, अगर मैं बात करूं कि इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है या अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज क्या होता है, तो इसी लेक्चर में उसको भी हम लोग डील कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द जनरेटेड अल्टरनेटिंग करंट हैज़ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन। 1 सेकंड में अगर ये 50 टाइम्स रोटेट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। 1 सेकंड में ये 60 टाइम रोटेट्स कर रहा है कॉयल, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 60 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल इन इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा बेटा। ठीक है, तो इफ द कॉयल मेक्स द n रोटेशन पर सेकेंड, अगर कॉयल से इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर n रोटेशन पर सेकेंड है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी, उस करंट की फ्रीक्वेंसी, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो रोटेशन ऑफ की फ्रीक्वेंसी होगी आर्मेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। और अगर इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की केस में हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फार्मूला लिखें तो ई नॉट साइन ओमेगा 2 होता है, और ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि साइन ओमेगा नॉट की वैल्यू 2πn इंटू टी भी लिखते हैं। इसी के एनालॉगस अगर ईएमएफ है तो ईएमएफ अपने साथ करंट लेकर आता है। इसके एनालॉगस अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखूं तो आई इज इक्वल टू ये आई नॉट और साइन 2πn टी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन टी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर एन स्टैंड करता है फ्रीक्वेंसी के लिए और टी स्टैंड करता है टाइम के लिए, और आई जो होता है उस करंट का, जो अल्टरनेटिंग करंट है उस अल्टरनेटिंग करंट की पीक एम्पलीट्यूड है। क्या है ये, पीक एम्पलीट्यूड है, ये पीक एम्पलीट्यूड है, ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड है। ठीक है, या आप ऐसे सीधा एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। और ई नॉट क्या है यहाँ पर, तो इस ईएमएफ का अगर मैं इक्वेशन कहूँ कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ये, तो यहाँ पर ये ई नॉट है ये। ठीक है, तो ये ईएमएफ है। ठीक है, ये मैक्सिमम ईएमएफ है और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो वेयर ई नॉट एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द करंट, यहाँ पर ये हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट की है ये हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाई, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट की वैल्यू, तो वो इंक्रीज हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर हैं, यहाँ पर देख लो क्या क्या फैक्टर हैं। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर हैं, एक तो यहाँ पर देखो, एक तो ई नॉट मिल गया। ई नॉट की वैल्यू पहले तो जानो क्या होता है, आपकी बुक में है कि नहीं है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, है बुक में भी है, तो मैं यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूँ 2πnBAn होता है। यहाँ पर जो ये n है ये क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल पर सेकंड है, ये नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल पर सेकंड है। मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया ऑफ द आर्मेचर है ये, और n नंबर ऑफ टर्न ऑन द आर्मेचर है, या वाइंडिंग ऑफ द इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर ऑन द आर्मेचर है, कॉयल आर्मेचर कॉयल। ठीक है, तो देखो किस किस बात पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट डिपेंड कर रहा है। अगर आप नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल इंक्रीज करोगे तो ये ई इंक्रीज हो जाएगा, और सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करोगे तो ई नॉट इंक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो ई नॉट इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉयल इंक्रीज करोगे तो ई नॉट इंक्रीज हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप चेंज करते हो तो ई नॉट अपने आप चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये सब बातें हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है कि इंडिया में जो हम लोग करंट यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है।
कह रहा है कि पोलरिटी 50 हर्ट्ज पोलरिटी का ये मतलब हो गया कि करंट 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव वे में रहता होगा और 50 बार नेगेटिव वे में रहता होगा। एक बार 50, एक बार 50 पॉजिटिव, एक बार 50 नेगेटिव। अगर हम कोई एक बल्ब लगा दें तो वो बल्ब, इसका मतलब 1 सेकंड में 100 बार एक बल्ब अगर लगा दें तो एक सेकंड में वो बल्ब 100 बार फ्लैक्चुएट होगा। 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा, 100 टाइम्स वो फ्लैक्चुएट होगा। लेकिन वो हमको क्यों नहीं दिखेगा? तो हम आपको बता दें कि हमारी आंखों में दृष्टि निर्बंधता के कारण वो नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि हमारी आंखों पर किसी चीज़ का इमेज बनाने के लिए 1 सेकंड का 16वां भाग रुका होना चाहिए। अब आप सोच लो कि 1 सेकंड में 100 बार हो रहा है और 1 सेकंड का 16वां भाग, अगर आप 1 सेकंड का 16वां भाग के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रुकता है तो उसका इमेज आपका ब्रेन बना लेता है। लेकिन ये 1 सेकंड में 100 बार अगर ये फ्लैक्चुएट हो रहा है तो इसका इमेज कैसे ब्रेन बना पाएगा? तो नहीं बना पाएगा। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारा जो है वो 1 सेकंड का 16वां भाग है, जबकि 1 सेकंड में 100 बार फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसीलिए हमारी आंखों को ये दिखता नहीं है। 50 बार जलता, 50 बार बुझता है बल्ब, उसके बाद भी नहीं दिख पाता है। रीज़न यही है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में हम लोग बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।